हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो इन्जॉय करने के साथ साथ हमें पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इन्जॉय भी करिए आज के दिन को और थोड़ी बहुत हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आइए चलते हैं अपने कुछ प्रश्नों पर। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताना है। आपको क्या करना है, आपको पहला जो क्वेश्चन है आपका ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में आपको डिफरेंस बताना है। तो आइए हम चलते हैं अपने उत्तर की तरफ। तो ये जो पहला प्रश्न है आपका, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखें, क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंस रोज़ करा रही हूँ, क्योंकि आपको किस प्रकार से अंतर जब पूछे जाते हैं लिखना वो आपको स्पष्ट हो जाए और आपको तरीका उसका आप भूलें नहीं। तो इसीलिए हम अंतर लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। किस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सी, रोज़ मैं आपको ये चीज़ें सिखाती हूँ। ऑक्सी श्वसन, इधर हमारा हो जाएगा अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन हो जाएगा आपका। ओके, अनऑक्सी श्वसन हो जाएगा आपका। अब इसमें हम पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। और जो आपका अनऑक्सी श्वसन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। आपको नाम से स्पष्ट है ये कि ये ऑक्सी हो गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और अन अगर लग गया यहाँ पे, अनऑक्सी मतलब यहाँ पे इसकी आवश्यकता आपकी ऑक्सीजन की नहीं होगी। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें बनती है। कितनी, आपका जो एक मॉलिक्यूल होगा किसका, ग्लूकोज का, एक अणु जिसे हम कहते हैं, एक अणु ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा बनेगी आपके, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनती है। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती, कितनी, केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ओके, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का पूरी तरह से विखंडन होता है। क्या होता है आपका, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। क्या होता है, पूर्ण विखंडन होता है, विखंडन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ग्लूकोज है उसका पूरी तरह से विखंडन नहीं होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, पूर्ण विखंडन नहीं होता है, नहीं होता
है। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग वाले में भी अंतर पूछ लिया जाता है, जो 4 नंबर के हमारे प्रश्न आते हैं उसमें भी आपका पूछ लिया जाता है डिफरेंस। तो 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। हम एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये कहाँ पर होता है, ये प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर होती है, आपकी जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसमें होती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल होता है जिसके द्वारा यह जो ऑक्सीशोषण है वो पूरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा पूरा होता है, पूरा होता है। और ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये कहाँ होती है, ये आपकी कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है, यह कोशिका द्रव्य में होती है। यह कोशिका द्रव्य में होती है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। पहला आपका हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, इसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। तीसरा पॉइंट है आपका, ग्लूकोज का यहाँ पर पूरी तरह से विखंडन होता है, यहाँ पर पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ये चौथा पॉइंट आपका हो गया, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल द्वारा पूर्ण होती है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका द्रव्य में होती है। और ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया है और यह एक सरल प्रक्रिया है। तो ये आपके हो गए अंतर। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। जो अपना अगला प्रश्न है वो क्या है आपका, कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, आपने देखा होगा पौधों के किन्हीं भागों से, जैसे पत्तियां हो गई, उसकी जड़ें हो गई, उसकी जो स्टेम यानी कि जो तना होता है, वहाँ से जब नया पौधा विकसित हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, कायिक जनन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी एक भाग से एक भाग से, जैसे आपका हो जाएगा पत्तियां, जड़ तथा तना। ठीक है, ये आपका पौधे के किसी एक भाग से, ये आपका ये हो गया कि कौन से भाग इसमें आते हैं पौधे का। किसी एक भाग से नए पौधे के रूप में विकसित हो जाए, नए पौधे के। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी एक भाग से नए पौधे का जन्म हो जाए, नए पौधे का जन्म हो जाए, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये जो कायिक प्रवर्धन है आपका, ये 2 प्रकार से बटा हुआ है। पहला आपका हो जाएगा एक जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, एक कृत्रिम हो जाएगा आपका। पहला हो जाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, और दूसरा आपका हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा आपका, कृत्रिम कायिक
जनन। तो आपका जो ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी जनन है, इसमें क्या होता है, आप नेचुरली देखते हैं पौधों में कहीं से पत्तियों से, जैसे ब्रायोफिलम एक पौधा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से उसकी पत्तियां होती हैं, उसमें क्या होती है, ये जो कटी हुई संरचना है पत्तियों में पाई जाती है, यहीं से एक नए प्लांट का विकास हो जाता है, यहीं से जड़ें निकलने लगती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जितनी भी इसमें कट्स लगे हुए हैं, इस पत्ती में बने हुए हैं, वहाँ से एक नए पौधे का विकास हो जाता है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। और एक उदाहरण हो गया आपका आलू। आपने आलू में देखा होगा कुछ इस प्रकार से उसमें संरचना पाई जाती है, होल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं बाद में अंकुरित हो जाते हैं। क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार से इसमें भी पौधे अंकुरित हो जाते हैं, ये नए पौधे का रूप ले लेते हैं। तो ये आपका क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन है, जो प्राकृतिक रूप से होता है। तो इसमें उदाहरण आपके हो जाएंगे जैसे शकरकंद, आलू। और आपका जो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका ये वाला ब्रायोफिलम हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको, ब्रायोफिलम। और आप इसकी लिखने के साथ साथ अगर डायग्राम भी बना देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं कृत्रिम पर। कृत्रिम में क्या होता है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फिर हम ही लोग क्या करते हैं, क्योंकि खोजा तो उन्हीं लोगों ने है, लेकिन करते हम खुद से भी हैं ये प्रक्रिया। आपने देखा होगा, आप गुलाब की डाल को काट करके और उसे लगा देते हैं, वहाँ से क्या होती है, जड़ें निकल जाती हैं। किसी प्लांट की स्टेम को काट करके वहाँ पे मिट्टी लगाकर उसको बांध दिया जाता है, तो उस वहाँ से क्या होता है, नए पेड़ का अंकुरण हो जाता है। तो वो क्या हो गया, आपका कृत्रिम हो गया। तो ये रही आपकी कायिक जनन की प्रक्रिया और उसके उदाहरण। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा, रसायन संश्लेषण क्या होता है और किन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम व कार्य लिखिए। ऐसे बैक्टीरिया के नाम लिखना है जो रसायन संश्लेषी होते हैं, यानी कि रसायन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो पहले हम देखते हैं रसायन संश्लेषण क्या होता है। रसायन संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करके, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, आपका भोज्य पदार्थ बनाते हैं, मतलब अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। ये क्या होते हैं, ये रसायन स्वपोषी होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, आपकी रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। और यह कैसी प्रक्रिया है, ये स्वपोषी प्रक्रिया है, यानी कि ये ऑटोट्रॉप से स्वयं से ये क्रिया करते हैं, किसी पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, आपकी स्वपोषी प्रक्रिया है। तो जो रसायन संश्लेषण हो गया, ये क्या, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो होगी कि जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के सहयोग से भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो क्या हो गया, आपका जो परिभाषा होगी आपकी हो गई कि जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के सहयोग से जो भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है आपकी, वो रसायन संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, रसायन संश्लेषण कहलाती है। तो क्या हो गई, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब जो रसायन संश्लेषण होता है ये किसके सहयोग से होता है, जीवाणुओं के सहयोग से। यानी कि जीवाणु जो होते हैं, स्वपोषी जीवाणु जो होते हैं, वो रसायन संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ये क्रियाएं होती कैसे हैं, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, बातें क्या ध्यान रखनी होगी हमको। तो ये क्या होते हैं, जो जीवाणु होते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, जो जीवाणु होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु।
जो आपके रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, या अब ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि लाइट की प्रेजेंस में ये प्रक्रिया होती है या फिर लाइट की एब्सेंस में ये प्रक्रिया होती है। तो जो ये प्रकाश यानी कि रसायन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यह कहाँ पर होती है, या अंधेरे में होती है। किस समय होती है आपकी, ये अंधेरे में होती है। तो क्या होगा, ये प्रकाश का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मौजूदगी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह अंधेरे में प्रक्रिया करते हैं, यानी कि ये जो रसायन संश्लेषी प्रक्रिया है, ये कहाँ पर होती है, आपके अंधेरे में होती है। यह प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा अंधेरे में होती है। कहाँ कैसे होती है, अंधेरे में होती है, अंधेरे में होती है। ओके, अब इसकी बात हो गई। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होंगे, जैसे आपके हो गए कौन कौन से, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आपके हो गए, पहला हो जाएगा आपका आयरन संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आयरन संश्लेषी बैक्टीरिया यानी जीवाणु आपके। ओके, अब इनके कार्यों को लिखना है। तो आप जो आयरन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, ये फेरस को क्या करते हैं, जो आपका फेरस होता है उसको किस में बदलते हैं, फेरिक ऑक्साइड में बदलते हैं। क्या करते हैं आपको ये जानना अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि इनके कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो क्या हो जाएंगे, जो आयरन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, आपको ध्यान से सुनना है कि ये क्या करते हैं, आपके फेरस को फेरिक ऑक्साइड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आपके फेरस को फेरिक ऑक्साइड में बदलते हैं। तो ये इनके कार्य हो गए। आपका दूसरा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, नाइट्रोजन संश्लेषी बैक्टीरिया, नाइट्रोजन संश्लेषी जीवाणु आपके। ओके, अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो आपके दो प्रकार के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। पहला आपका हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, और दूसरे आपके हो जाएंगे क्या, नाइट्रोबैक्टर। क्या हो जाएंगे आपके, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो आपके ये दो क्या हो गए, बैक्टीरिया हो गए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। ये क्या करता है, ये अमोनिया को नाइट्रिक आयन में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है। किस में बदलता है, आपका जो नाइट्रोसोमोनाज होता है, ध्यान से सुनेंगे हम, जो ये नाइट्रोसोमोनाज होता है, ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। क्या बदलता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। जबकि आपका ये जो नाइट्रोबैक्टर है, ये क्या करता है, आपका जो नाइट्राइट बना हुआ है उसे किस में बदलता है, नाइट्राइट आयन में बदलता है। किस में बदलता है, आपका नाइट्राइट आयन में। फिर से एक बार सुनेंगे, जो आपका ये नाइट्रोसोमोनास है, ये क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। लेकिन जो आपका नाइट्रोबैक्टर है, ये क्या करता है, आपका ये नाइट्राइट को नाइट्राइट आयन में बदलता है। किस में बदलता है, आपके नाइट्राइट को नाइट्राइट आयन में बदलता है। ओके, तो ये आपके हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीसरा आपका हो जाएगा क्या, मीथेन संश्लेषी बैक्टीरिया। क्या हो जाएंगे आपके, मीथेन संश्लेषी जीवाणु।
ओके तो जो मीथेन संश्लेषी जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, आपको पता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये नेचुरली पाया जाता है, यानी कि जैसे गाय के गोबर में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, आपके गाय के काऊ डंक में, यानी कि गाय के गोबर में पाया जाता है। जो क्या करता है, जो वातावरण के साथ ऑक्सीजन के साथ फिक्सिंग करके, यानी कि जो वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है आपकी उसके साथ ये अभिक्रिया करके क्या करता है, अपनी एनर्जी फॉर्म करता है। तो आइए हम एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। रसायन संश्लेषण क्या है, ये जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के सहयोग से भोज्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया रसायन संश्लेषण कहलाती है। अब जो जीवाणु होंगे वो क्या करेंगे, सूर्य की मौजूदगी इसमें नहीं ज़रूरी होती है, लेकिन यह प्रक्रिया जो होती है यह जीवाणुओं द्वारा अंधेरे में की जाती है। और हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं इनके बारे में कि ये जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ का यूज़ करके, इस्तेमाल करके अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से, किसके, अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपका अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। तो ये क्या हो गई, आपके जीवाणुओं के बारे में हो गई। अब आपके 3 टाइप के जीवाणु भी हो गए। आयरन संश्लेषी जीवाणु हो गया आपका, जो क्या करता है, फेरस को फेरिक ऑक्साइड में बदलता है। नाइट्रोजन संश्लेषी हो गई, नाइट्रोसोमोनास और आपका नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद ये क्या करता है आपका, ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, और ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्राइट आयन में बदलता है। आपका मीथेन संश्लेषी बैक्टीरिया हो गए, वो क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन लेकर अपनी एनर्जी फॉर्म करते हैं। आइए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। और हाँ, ये क्वेश्चन जो आपका है ये 4 नंबर कैरी करता है। 1 + 1 + 1 + बराबर आपका 4 नंबर। अब आपको 1 नंबर परिभाषा पर मिल जाएगा, आपका यहाँ पर ये 1 नंबर मिल जाएगा आपका जीवाणुओं के ऊपर, और ये आपका नंबर 2 नंबर इन पे मिल जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है क्या, पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। पाचक एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, आपको उनके कार्यों के बारे में लिखना है। तो हमें जानना होगा पहले एंजाइम्स होते क्या हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे अंदर हो रही है वो और उसकी स्पीड बढ़ाने में सहायक होता है। क्या करता है, जो एंजाइम होता है जनरली इसीलिए जाना जाता है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करके उसकी स्पीड को और तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे कि हमारी शारीरिक गतिविधि और फास्ट हो सके, अच्छे से हमारी जो शारीरिक क्रियाविधि है वो हो सके। तो आइए देखते हैं इनके कार्यों को। तो आपके जो हम इस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपका पाचक एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके उत्प्रेरक होते हैं। पाचक एंजाइम्स हम इधर लिख लेते हैं। पाचक एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ओके, जिसके द्वारा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया हमारे शरीर में जल्दी होने लगती है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो जितनी चाहिए उतनी हो जाती है। और ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में भोजन हमने लिया हुआ है वो क्या होता है, एक जटिल अवयव के रूप में हम भोजन को लेते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भोजन को जटिल अवयव के रूप में हमारे शरीर में हम लेते हैं। तो उस भोजन को पचने के लिए पहले सरल खंडों में उसे विभाजित होना होगा, जिससे कि आगे जाके भोजन हमारा घुलनशील हो जाए। तो ये एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन के जटिल अवयवों को तोड़कर घुलनशील बनाने में सहायक होता है। घुलनशील बनाने में सहायक होता है। और एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे शरीर द्वारा ही ये
स्रावित किए जाते हैं। एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? एंजाइम्स हमारे शरीर में ही, शरीर द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। और ये क्या करता है और इसका क्या कार्य होता है? या हमारे शरीर में हो रही रासायनिक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को की गति को बढ़ाने में सहायक होता है, को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपके एंजाइम्स क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक होते हैं, आपके शरीर में ही ये बनते हैं, यानी कि बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? एंजाइम्स का स्राव करती हैं। और ये जब क्या करते हैं उत्प्रेरक के रूप में आपकी रिएक्शन, आपके शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनकी गति को ये बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर की गतिविधि जो है, यानी कि भोजन जो है वो जल्दी से पच सके, और भी बहुत सारी क्रियाएँ हैं जो ये नियंत्रित हो सकें इससे। और भोजन जो है हम जटिल अवयव के रूप में लेते हैं, यानी ठोस के रूप में लेते हैं। उसे पचने के लिए क्या होना होगा उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित होना होगा। तो ये एंजाइम क्या करता है? उस भोजन को क्या करता है? सरल खंडों में बांट देता है, तोड़ देता है जिसे कहते हैं। तो ये सबसे हम सिंपल भाषा में समझेंगे, ये क्या करता है? आपके भोजन को तोड़ देता है छोटे छोटे भागों में। तोड़कर ये क्या करता है? उन्हें घुलनशील बनाता है, यानी कि घुलने युक्त बनाता है। और ये क्या करता है? आप ये भी लिख सकते हैं कि ये भोजन के अवशोषण में भी सहायक होता है। और एंजाइम्स हमारे शरीर द्वारा, ये मैंने बता दिया था आपको, स्रावित होते हैं हमारे शरीर में हो रही रासायनिक क्रियाओं को ये गति को बढ़ाता है। ये रहे आपके कुछ प्रश्न। ये आपका हो जाएगा 2 नंबर वाला, ये भी आपका हो जाएगा 2 नंबर का प्रश्न आपका हो जाएगा, लेकिन ये आपका 4 नंबर कैरी करता है और ये आपका 2 नंबर कैरी करता है। आप इसे 4 नंबर, मैंने इतना बता दिया है कि आप इसे 4 नंबर में भी अगर पूछ लिया गया तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया है। मैंने इस प्रकार से आज आपको बताया है कि आप चाहे शॉर्ट में पूछे तब आप लिख सकते हैं, और अगर लॉन्ग में भी पूछ लिया इसने एग्जामिनर ने तो आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो आपको एक बार फिर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपनी अगले दिन एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।